तो स्टार्ट करते हैं। आज फोर्थ सेशन है इस प्रैक्टिस का। इसमें सारा जो एक निचोड़ है बिल्कुल प्रीवियस ईयर से लेके टॉपिक्स से लेके सीटेट में बार बार आने वाले ऐसे क्वेश्चंस से लेकर के जो आपके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से जुड़े हुए हैं। सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। इसके अलावा ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। फर्स्ट क्वेश्चन आज के लिए रहेगा, आप एक बार देखिए। और सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। हाँ, लाइट ऑफ एजुकेशन आप एनसीईआरटी को अगर फॉलो करेंगे तो गार्डनर के 8 आपको बुद्धि के सिद्धांत मिलेंगे। ऐसे तो 9 भी हैं, ऐसे तो 11 भी हैं, बट अगर हम एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, क्योंकि वो अभी भी ऐड ही हो रहे हैं, गार्डनर अभी जिंदा हैं वैसे, हालांकि बहुत बूढ़े हो चुके हैं, बट अगर हम बात करें तो 8 को हम एक स्टैंडर्ड कंसिडर करके चलते हैं एज पर एनसीईआरटी। ठीक, तो ये कह सकते हैं। ऐसे ही पसंद है, कंफर्टेबल रहता है आकांक्षा। और पहले माइक लगाना होता था यहाँ से तो वो और आसान रहता था, तो इसलिए, बाकी और कुछ नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेचर नर्चर समझा देना, समझा देंगे। स्टार्ट करें फिर आज का सेशन। ठीक है, चलिए आप लोग आ ही चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सीलरेशन विद रेफरेंस टू, चुनिंदा क्वेश्चंस करेंगे बट अच्छे तरीके से समझेंगे। अगर मैं बात करूं एक्सीलरेशन की, एक्सीलरेशन विद रेफरेंस टू गिफ्टेड चिल्ड्रन मीन्स, मतलब कि जो प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में त्वरण कह लीजिए या एक्सीलरेट करना, मतलब स्पीड को बढ़ा देना, ये कह सकते हैं एक्सीलरेशन को। एक्सीलरेटर होता है आपकी बाइक और कार में, उसी तरीके से एक्सीलरेशन का एक प्रोसेस है गिफ्टेड बच्चों के लिए। इसका मतलब क्या है? पहला ऑप्शन है एक्सीलरेटिंग द ट्रांजैक्शन ऑफ स्कोलैस्टिक एक्टिविटीज, यानी विद्वान नहीं, स्कोलैस्टिक एक्टिविटीज यानी शैक्षिक गतिविधियों का लेन देन तेज कर देना, यानी जो पेन पेपर टेस्ट से रिलेटेड चीजें हैं उनको तेजी से बढ़ा देना। या फिर स्पीडिंग अप द ट्रांजैक्शन ऑफ को स्कोलैस्टिक एक्टिविटीज, जो को करिकुलर सह शैक्षिक गतिविधियां हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो चाहे वो बाकी चीजें हों, उनको बढ़ा देना। या फिर सी ऑप्शन, प्रमोटिंग सच स्टूडेंट्स टू नेक्स्ट हायर ग्रेड बाय स्किपिंग द प्रेजेंट ग्रेड, जिस ग्रेड में वो आज हैं उसको स्किप करके उनको हायर ग्रेड में डाल देना। या फिर अगर मैं बात करूं डी ऑप्शन, एक्सीलरेटिंग द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट, यानी कि आकलन की प्रक्रिया को तेज कर देना। ठीक है बात, तो फटाफट से समझते जाइएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोग आंसर दे रहे हैं बी, नहीं नहीं नहीं, बहुत गलतियां हैं, फटाफट से आंसर दीजिए। आंसर होगा सी ऑप्शन। आंसर कौन सा सही है? सी ऑप्शन सही है। उसका रीजन क्या है? एक्सीलरेशन आपने शायद सुना होगा कि भाई जो बच्चे बहुत ज्यादा प्रतिभावान होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, वो जल्दी से सीख लेते हैं चीजों को, एक्सेप्शनल होते हैं किसी भी एक फील्ड में, मेमोरी उनकी अच्छी होती है, यानी स्मृति, उनमें क्यूरियोसिटी ज्यादा है, जल्दी से समझ लेते हैं चीजों को। मतलब कह सकते हैं कि जो एक्सीलरेशन का प्रोसेस है, ऐसा होता नहीं था कि एक ग्रेड को स्किप करा दिया, एक ग्रेड को छुड़वा दिया, यानी कि बच्चा अगर 3rd क्लास में था तो 3rd के बाद 4th को छोड़ के डायरेक्ट 5th में उसको एक्सीलरेट कर दिया, या एक साल में जो बोलते थे कि 2-2 क्लासेस कर ली। तो वो एक्सीलरेशन की प्रोसेस है कि बच्चे का जो मेंटल लेवल है वो उतना हाई है कि आप उसको स्किप करा सकते हैं, तो वो कोप अप कर लेगा। हालांकि ये बहुत ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है ये चीज, इससे प्रॉब्लम भी हो जाती है कई बार, बच्चा कोप अप करने में भी प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। बट ये किन बच्चों के लिए होती है? ये गिफ्टेड बच्चों के लिए। गिफ्टेड कौन है? अगर हम टर्मन की बात करें, एटलीस्ट 140 प्लस या फिर 120 प्लस जिसका आईक्यू है, यानी मेंटल लेवल उसका ज्यादा अच्छा है नॉर्मल बच्चों से, या एवरेज से हाई एक्टिविटीज वो कर सकता है हाई लेवल की। तो प्रमोटिंग सच स्टूडेंट्स टू नेक्स्ट हायर ग्रेड बाय स्किपिंग दी प्रेजेंट ग्रेड, तो सी ऑप्शन इसका सिंपल हुआ। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिर्फ को स्कोलैस्टिक या सिर्फ स्कोलैस्टिक की बात नहीं हो रही, ओवरऑल आप बात करेंगे। ठीक, मतलब को स्कोलैस्टिक में कैसे करा सकते हो, क्या हो जाएगा, इसमें तो खुद ही करनी होती है आपको चीजें। ठीक, तो वो तो प्रेजेंट ग्रेड में जिस कक्षा में है बच्चा, उसी से तो आप उसको एक छुड़वा करके दूसरी में पहुंचा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्टिविटी फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट्स, यानी प्रतिभावान बच्चों के लिए कौन सी एक एक्टिविटी अच्छी होती है। गिफ्टेड स्टूडेंट से एक क्वेश्चन बहुत बार पूछेगा, कभी पूछेगा कि गिफ्टेड बच्चे की कौन सी क्वालिटी नहीं है, तो लड़ना झगड़ना कभी भी गिफ्टेडनेस या हाई मेंटल एबिलिटी की क्वालिटी नहीं होती, ये इमोशनल इंस्टेबिलिटी की क्वालिटी है या एक फीचर है। ठीक, अगर हम बात करें गिफ्टेड स्टूडेंट्स की, इस पर बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप उनको कैसे एंगेज रखेंगे क्लासेस में, कैसे क्वेश्चंस पर आप उनको फोकस कराएंगे। बताइए एक बार, फटाफट से बताइए। एक मिनट रुको। आंसर कीजिए फटाफट से। ABCDE तो है नहीं हमारे पास। थैंक यू राही,
बताइए आंसर कीजिए। बी ऑप्शन, डी ऑप्शन, कंफ्यूज हैं यानी कि आप लोग। देखिए राइट एंड ओरिजिनल प्ले, ऑब्वियसली डी जो है वो सही है। बी देने वाले लोगों का आंसर गलत हो चुका है। ऐसा नहीं हो सकता टीच देयर क्लास ऑन टीचर्स डे, मतलब उनको कहोगे भैया तुम टीचर्स डे पे हमारी क्लास पढ़ा लो, ये कोई एक्टिविटी नहीं होती। ये तो हम आउट ऑफ एक रिस्पेक्ट या जो भी कह लो वो एक एक्टिविटी जैसा करा लेते हैं। हमेशा गिफ्टेड बच्चों के लिए जिनका मेंटल लेवल हाई है वो हॉट्स वाले क्वेश्चन नहीं होते थे, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, जिसमें ज्यादा सोचना पड़े, जो कंपैरेटिवली थोड़े से मुश्किल होते हैं, या जिनमें ओरिजिनल कुछ अपना थॉट लगाना पड़े। ओरिजिनल मतलब कि क्रिएटिविटी लगे, कुछ अपना क्रिएट करना हो, कुछ सिंथेसाइज करना हो। तो ऐसी एक्टिविटीज में हम बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं क्योंकि उनका दिमाग जो है वो हाई एक्टिविटीज, हाई लेवल एक्टिविटीज अच्छे से कर सकता है। तो हम उनको कहेंगे कुछ अपना लिखो, कुछ अपना ओरिजिनल करो, चाहे वो एक्सपेरिमेंट हो, चाहे वो लिखना हो। ठीक, तो इसलिए आंसर डी है, बी नहीं होगा। सिर्फ एक्सरसाइज चैप्टर के एंड में सॉल्व करना ये नॉर्मल बच्चों के लिए भी है। और एक और चीज है कि यदि आप गिफ्टेड बच्चे को नॉर्मल तरीके से या बहुत स्लो पढ़ाओगे तो वो बोर हो जाएगा क्लास में। तो आपको उसके लेवल के क्वेश्चंस या उसके लेवल की एक्टिविटीज भी इन्वॉल्व करनी है, और जो धीरे सीखता है उसके लेवल को भी आपको इन्वॉल्व करना है, जो एवरेज है उसके लेवल को भी आपको इन्वॉल्व करना है। मतलब आपको इंक्लूसिवली लेकर के चलना है क्लासरूम को। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एन एंड स्टेज ऑफ अ चाइल्ड पोजेसिंग बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। यानी हार्वर्ड गार्डनर की जो आपकी थियोरी है बहुबुद्धि का सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस, अगर मैं बात करूं यहां तो कौन सी एक स्टेज, एंड स्टेज या हाईएस्ट स्टेज हो सकती है किस चीज को लेकर? बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस को लेकर। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस किसको कहेंगे? जो व्यक्ति शारीरिक और गत्यात्मक मोटर एक्टिविटीज में बहुत अच्छा हो, उसके लिए हाईएस्ट लेवल कौन सा हो सकता है? ओरेटर यानी वक्ता, पॉलिटिकल लीडर, सर्जन या पोएट? फटाफट से आंसर कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अर्जुन नाम तो ले लिया आपका, आंसर नहीं किया, लेकिन आपने फटाफट से आंसर करके बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एग्जैक्टली आंसर क्या होगा? सर्जन। सर्जन होगा किस चीज का आंसर? बॉडीली काइनेस्थेटिक, मतलब जिसकी बॉडी पर और ये जितनी भी मोटर एक्टिविटीज हैं उन पर पकड़ है। आप देखते हैं सर्जन, कबीर सिंह याद कर लीजिए, मूवीज सब देखते हैं, है ना? तो वो क्या है, उसमें सर्जन दिखाया है उसको, तो वो खैर वो खतरनाक सर्जन है। बट सर्जन क्या होगा? ऑपरेशंस करना बिल्कुल बारीक से, अगर इधर से उधर हो गया तो आपकी जान जा सकती है। दैट मीन्स बॉडीली जो मूवमेंट्स हैं उन पर इतना कंट्रोल है कि उनको बहुत अच्छे से डील किया जा सकता है। तो ये व्यक्ति बॉडीली काइनेस्थेटिक सर्जन भी हो सकता है, ये आपका स्पोर्ट्स पर्सन भी हो सकता है, जिम्नास्ट भी हो सकता है। ठीक, तो इन 4 ऑप्शंस में से सर्जन ही होगा, क्योंकि पोइट में लिंग्विस्टिक एबिलिटी पाई जाएगी लैंग्वेज की, ओरेटर में भी जो वक्ता होते हैं, जो बोलने वाले व्यक्ति हैं, वर्बल लिंग्विस्टिक पाई जाएगी, पॉलिटिकल लीडर में भी, बट सर्जन जो है उनमें बॉडीली काइनेस्थेटिक की जरूरत पड़ेगी। यही पायलट होता तो हम स्पेशल की बात कर लेते। थोड़ा सा 8 प्रकार की बुद्धि पर डिस्कशन कर लेते हैं। वर्बल, जो विजुअल स्पेशल, मतलब जो आर्ट के क्षेत्र में पेंटिंग वगैरह करना है, जिनको स्पेस और विजुअल्स अच्छे समझ में आते हैं। इसके अलावा आर्किटेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक, इसके अलावा यहाँ इवन पायलट्स भी आ सकते हैं। पायलट्स में बॉडीली काइनेस्थेटिक भी पाई जाएगी, बट ये भी होगी। लिंग्विस्टिक वर्बल यानी लैंग्वेज पर पकड़ होगी, ये हैं आपके मास्टर जी हो सकते हैं। फिर है इंटरपर्सनल, 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में, ये काउंसलर हो सकते हैं, ये आपके ऐसे लोग हो सकते हैं जो सोशल होते हैं बहुत ज्यादा। इसके अलावा इंट्रापर्सनल हैं जो खुद को बहुत अच्छे से समझते हैं, फिलोसोफर्स हो सकते हैं, राइटर्स भी हो सकते हैं। लॉजिकल मैथमेटिकल पाई जाएगी, जो रीजनिंग में, मैथ्स में, साइंस में, इन सब में अच्छे होंगे। म्यूजिकल पाई जाएगी AR रहमान में, जुबिन नौटियाल में। बॉडीली काइनेस्थेटिक है अगर हम बात करें, जिनका बॉडी पे अच्छा कंट्रोल है, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो सर्जन है, जो आपका बाकी के जितने भी फील्ड्स हैं जहां फिजिकल एक्टिविटीज, जो आपके सेना में लोग हैं यानी आर्मीज में हैं, उन लोग की भी बॉडीली काइनेस्थेटिक ऑब्वियसली अच्छा होगा। नेचुरलिस्टिक है, जो गार्डनर्स हैं या फिर जो जूलॉजिस्ट हैं, या जिनको नेचर के बारे में, किसान, इवन फार्मर्स भी आपके इसमें आ जाएंगे। ठीक है, देखिए बहुत सारी न्यूज कई लोग फैलाते रहते हैं, ऑफिशियल न्यूज हम चेक कर लेंगे तब बात करेंगे। अभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्लासरूम्स आपके हिस्से में सिर्फ आपका कर्म है ना, ऐसे गीता शुरू कर देंगे हम यहाँ पे। अगर कोई भी फेक न्यूज या किसी भी तरह की न्यूज फैलाएगा तो काम कीजिए, है ना, यही है आपके हाथ में। बाकी ना पेपर आप डिजाइन कर रहे हैं, ना आप पेपर एडमिट कार्ड आप बना रहे हैं, वो CBSE का काम है, वो उसको करने दीजिए। क्लासरूम्स आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ RT एक्ट 2009, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, एक क्वेश्चन हर बार आता ही है, पक्का है बिल्कुल। RTE एक्ट 2009 की अगर हम बात करें तो क्या फर्क पड़ेगा RTE एक्ट 2009 के अनुसार, कौन सी एक बात सही होगी? जो क्लासरूम्स हैं, जो कक्षाएं हैं आपकी, वो ज्यादा एज वाइज
होमोजीनियस बन जाएंगी। होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसा, जहां कॉमन हो कुछ। हेट्रोजीनियस होता है जहां कॉमन ना हो, विषम हो एक तरीके से। ठीक है हिमाश्री डेका, थैंक यू। बताइए एक बार फटाफट से आंसर करके। ये एज वाइज ज्यादा होमोजेनियस बनेंगी, एज वाइज मोर हेट्रोजीनियस यानी डिफरेंशिएशन होगा एज में, या फिर अनअफेक्टेड एज आरटी डज नॉट अफेक्ट द एवरेज एज, या फिर जेंडर बायस बनेंगी। जेंडर बायस की तो दूर दूर तक भी कोई बात, कोई भी एक्ट नहीं कर सकता देश भर में। ठीक है बात। छाया नाम तो ले लिया आपका, आंसर कीजिए एक बार, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज सीटेट की वेबसाइट प्रॉब्लम तो कर रही है, वैसे दिन में भी मैंने इसको ओपन करने की कोशिश की थी, कुछ ना कुछ तो ये लोग अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि 15 तारीख हो चुकी है तो इनको कुछ ना कुछ तो निकालना ही पड़ेगा। खैर देखते हैं, कल तक पता लगेगा। अगर मैं बात करूं तो ए इसका सही आंसर होगा, एज वाइज मोर होमोजीनियस। आरटी बात करता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आप एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि कक्षा 8 तक आप फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दीजिए, यानी इस एज ग्रुप में जो भी बच्चा है उसको एज एप्रोप्रिएट क्लास में एडमिशन दिया जाए। यानी कि 6 साल का अगर कोई बच्चा है तो उसको फर्स्ट क्लास में एडमिशन मिले, 14 साल का कोई बच्चा है तो 8th में मिले, और पीछे का जो है उसका सिलेबस वो कवर कराया जाए टीचर्स के स्पेशल एफर्ट्स के द्वारा। तो एज के अकॉर्डिंग क्लास में एडमिशन मिले, ऐसी बात करेगा आरटी। तो इसलिए ये एज वाइज होमोजीनियस होगा अर्चना झा। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। The news of a woman selling her child to obtain food may be understood best on the basis of, मतलब कि जो न्यूज है, क्या न्यूज है कि एक विमेन है, एक महिला है जो अपने बच्चे को बेच रही हैं ताकि खाना मिल सके। ये कौन सी थियरी से प्रभावित है? साइको एनालिटिकल थियरी से, थियरी ऑफ हायरार्किकल नीड्स, साइको सोशल थियरी, या थियरी ऑफ रीइंफोर्स्ड कॉन्टिजेंसीज? आंसर कीजिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे। कुछ ऐसे भी टॉपिक्स आएंगे जो आपको डायरेक्टली सिलेबस में नहीं मिलेंगे, बट एक दो क्वेश्चन वहां से भी आ जाते हैं, तो ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के थ्रू ही हम डील कर सकते हैं इनको। ठीक है, क्या करोगे नीलेश? नाम तो मैं ले लूंगी बट क्वेश्चन पे फोकस करो। एग्जैक्टली आंसर क्या है आपका? 100% बी। जिन्होंने भी आंसर दिया है सही है ना, और 100 भी लिखा है उनका भी सही है। ठीक, यानी कि थियरी ऑफ हायरार्किकल नीड्स यानी आवश्यकताओं का अनुक्रम अब्राहम मैस्लो ने दिया, और इसमें उन्होंने 5 लेवल बताए कि जैसे जैसे आपकी आवश्यकताएं पूरी होती जाती हैं आपकी जो मोटिवेशन है वो डाउन होती जाएगी, और एक लेवल है, मतलब उस लेवल से आप ऊपर उठते जाएंगे, नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। अभी ये जो महिला है इनकी फिजियोलॉजिकल नीड्स यानी शारीरिक आवश्यकताएं, जो पहला लेवल है, जो पहला चरण है कि हमें एटलीस्ट सर्वाइवल तो हो जाए, हमारा भूखे तो ना मरे हम, जो वो रोटी कपड़ा मकान वाली नीड्स हैं वो भी पूरी नहीं हो रही हैं। तो इसका मतलब फिर तो लव एंड बिलोंगिंगनेस की जो नीड है, मेरा बच्चा और मेरा पति और मेरा परिवार, वो तो बाद में आएंगे ना, पहले अगर खाना नहीं मिलेगा तो वो वाली सिचुएशन है। ये फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं, सिंपल कह सकते हैं इस बात पे। और इसका एक्सेप्शन भी होता है बट उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं, ये जनरल लोगों की बात हो रही है, जैसे नॉर्मल इंसान होते हैं वैसों की। ऐसा नहीं हो रहा कि अगर वो भूखे भी मर जाए और बच्चे को जीने दे तो फिर तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में पहुंच जाएंगे ना। ठीक, तो ये एक छोटी सी बात है। सही है राणा जी। देखिए इसमें लेवल्स देख लेते हैं। ये अब्राहम मैस्लो की हायरार्की है, आवश्यकताओं का अनुक्रम है, आवश्यकताओं के अनुसार आप नेक्स्ट लेवल पे जाते रहते हैं, एक पिछले लेवल को छोड़ते रहते हैं, अगले लेवल के लिए मोटिवेट होते रहते हैं। फिजियोलॉजिकल यानी शारीरिक आवश्यकताएं, इसमें आपका फूड, शेल्टर, ये सारी चीजें आ जाएंगी जो आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी हैं, जिनके बिना आप जी नहीं सकते। दूसरा है सेफ्टी नीड्स, भाई अब आपको बैंक में थोड़ा सा बैलेंस भी चाहिए या एक घर भी चाहिए, ऐसा ना हो आज फुटपाथ पे सो गए कल वहां से भी जगह ना मिले। दूसरा है लव एंड बिलोंगिंग, मतलब अब आपके बैंक में 4 पैसे भी हैं, आपको खाना तो पहले ही मिल गया था और अब आपको चाहिए कि भाई कोई एक फैमिली आप क्रिएट करें, या फिर आपको पूरे रिश्तेदार यार सब याद आने लगते हैं, जैसी नौकरी लगे ऐसे फोन मिला के, हाँ मामा जी देखो मैं आती हूँ या आता हूँ, है ना, ऐसे नौकरी मिल गई है तो आपको सारा प्यार मोहब्बत और पूरे रिश्ते याद आने लगते हैं। तो लव एंड बिलोंगिंगनेस कहाँ है? 3rd लेवल पे है। ठीक, और इसके बाद है सेल्फ एस्टीम, मतलब आपको ऐसे इज्जत फील हो रही है समाज में थोड़ी सी, तो वो है सेल्फ एस्टीम। और फिर इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये हाईएस्ट है, हर कोई यहाँ तक पहुंचता नहीं है, 1-2% लोग पहुंचते हैं। और अगर मैं बात करूं तो ये सारी जो हैं, जैसे जैसे ये चीजें फुलफिल होती जाती हैं वैसे वैसे मोटिवेशन डाउन होती जाती है, लेकिन ये जो हाईएस्ट लेवल है यहाँ मोटिवेशन और ज्यादा इंक्रीज होती है जैसे ही जो आपकी नीड्स हैं वो फुलफिल होती हैं।
फॉर एग्जाम्पल अभी समझेंगे ये क्या है। ये बात करेगा कि आपका हाईएस्ट पोटेंशियल क्या है, आप उसको अचीव कर पाए, मतलब आत्मसिद्धि कह सकते हैं उसको, है ना। जैसे अभी चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं जीवन में, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है कब से, और सब चीजें ठीक हैं, है ना। मैं पैशन भी फॉलो कर रही हूँ, सब कुछ है, बट मुझे लगता है कि ऐसे राइटर बना जा सकता है एक टाइम के बाद, मतलब मुझे लगता है मेरे अंदर है कुछ कुछ, तो देखेंगे आगे कभी, है ना। तो वो क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। वो इसलिए नहीं है कि खाना मिल गया या नाम मिल गया, या फिर लोग तो जानते ही हैं अभी भी, है ना, या लव एंड बिलोंगिंगनेस, इन सब की बात हो रही है। तो वो हाईएस्ट लेवल है कि आप हाईएस्ट पोटेंशियल क्या अचीव कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो इन सबको डेफिशिएंसी नीड्स कहा जाता है, इनको हायर लेवल नीड्स कहा जाएगा। तो ये एक सिंपल सी बात हुई। एग्जैक्टली बहुत बढ़िया नीति। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, चाहे वो राइटर बनना हो, चाहे वो सोशल वर्क हो, ये सब यहीं पहुंचते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाँ निर्वाणा वाली स्टेज है वो। खैर नेक्स्ट पर चलते हैं। असेसमेंट डैश लर्निंग इन्फ्लुएंसेस लर्निंग बाय, assessment dash learning influences learning by reinforcing the dash between assessment and instruction। बताइए एक बार, कौन सा असेसमेंट है जो इन्फ्लुएंस करेगा लर्निंग को, रीइंफोर्स करके असेसमेंट और इंस्ट्रक्शन के बीच में रीइंफोर्समेंट का काम करेगा एक तरीके से। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग कनेक्ट्स बिटवीन असेसमेंट एंड इंस्ट्रक्शन। ये आप पढ़िए और खुद जवाब दीजिए, थोड़ा सा ध्यान से आंसर कीजिएगा। नहीं मेरा बर्थडे आज नहीं है, अभी बहुत समय है, सितंबर में है मेरा बर्थडे, और अच्छी बात है कि नहीं है, जैसा माहौल है आजकल उसमें बर्थडे को क्या ही सेलिब्रेट करेगा कोई। सही है। खैर एग्जैक्टली आंसर क्या है इसका, आंसर होगा बी ऑप्शन, असेसमेंट फॉर लर्निंग बाय रीइंफोर्सिंग दी, बी नहीं होगा, ए होगा। असेसमेंट फॉर लर्निंग influences learning by reinforcing the connections between assessment and instruction। देखो फॉर लर्निंग में क्या होता है, ये ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, ऑनगोइंग है ये, और एफए का पार्ट है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का, रचनात्मक आकलन का, जिसमें टीचर को और बच्चों को फीडबैक भी मिलता है साथ में, आगे कैसे लर्निंग को बेहतर किया जा सकता है, जो गैप्स हैं उनको कैसे इंप्रूव करें, बच्चों को कितना आता है ये जान पाते हैं आप, मतलब लर्निंग चल रही है और आप उसके लिए ही असेस कर रहे हैं बच्चे को कि आगे और कैसे बेहतर किया जाए। ऑफ लर्निंग क्या है, ये एसए का पार्ट है, सबमेटिव असेसमेंट का, ये जजमेंट का काम करेगा, ये फीडबैक का काम करेगा, ठीक है बात। ऑफ लर्निंग एसए का पार्ट है, जिसमें ये देखा जाएगा कि ऑब्जेक्टिव्स कितनी हद तक अचीव हुए, तो ये एंड में होगा, किसी भी यूनिट के एंड में होगा ऑफ। और एक होता है एज लर्निंग, एज लर्निंग है जब बच्चा स्वयं को सेल्फ असेस करे या उसके पीयर ग्रुप जो उसके सहपाठी हैं वो असेस करें एक दूसरे को, ठीक है। आफ्टर इंस्ट्रक्शन ऑफ होगा, बिफोर इंस्ट्रक्शन या ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन फॉर होगा, ठीक है बात। तो ये सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए एक बार थोड़ा ध्यान से। इन साइंस प्रैक्टिकल, लीजिए मैं थोड़ा सा और जूम कर देती हूं। In science practical, boys generally take control of apparatus and ask girls to record data or wash utensils। मतलब कि अगर हम बात करें साइंस के प्रैक्टिकल में, बॉयज क्या है, यानी जो लड़के हैं वो सामान्य तौर पर कंट्रोल ले लेते हैं, अपार्टस होते हैं ना, apparatus जो पूरा जिसके थ्रू वो सारे एक्सपेरिमेंट्स रन हो रहे हैं वहां, तो उनका जो कंट्रोल है, जो भी मेन वहां इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका कंट्रोल ले लिया लड़कों ने अपने हाथ में, और लड़कियों को कहा कि तुम बस डेटा रिकॉर्ड करो कि इसमें इतना हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, और जो यूटेंसिल्स हैं, जो वहां बर्तन हैं या जो भी बीकर्स वगैरह हैं उनको साफ करो, ठीक, धुलो उनको। ये जो टेंडेंसी है ये क्या दर्शाती है, पहला ऑप्शन है गर्ल्स बीइंग डेलिकेट प्रेफर सच लेस एनर्जी कंज्यूमिंग टास्क, लड़कियां नाजुक होती हैं और उनको ऐसे ही काम दिए जाने चाहिए, या फिर गर्ल्स आर एक्सीलेंट ऑब्जर्वर्स एंड रिकॉर्ड डेटा, यानी कि जो लड़कियां हैं वो अच्छी ऑब्जर्वर हैं और वो डेटा को रिकॉर्ड कर सकती हैं, तो लड़कों को क्या समस्या आई ये करने में। फिर है स्टीरियोटाइपिंग ऑफ मस्कुलिन एंड फेमिनाइन रोल्स टेक्स प्लेस इन स्कूल्स ऑल्सो, यानी पुरुष और स्त्री की जो भूमिकाएं हैं उनकी रूढ़िबद्धता स्कूलों में भी पाई जाती है। या फिर डी ऑप्शन, बॉयज कैन हैंडल इक्विपमेंट्स मोर एफिशिएंटली एज दे आर नेचुरली एंडोड फॉर डूइंग सच थिंग्स, भाई जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको ज्यादा अच्छे से संभाल सकते हैं लड़के। बताइए एक बार
अब तो यहाँ जो भेदभाव भी करते हैं ना, उनको भी एक नंबर चाहिए, तो उनको भी सही बात का समर्थन करना ही पड़ेगा। आंसर कीजिए फटाफट से। अतेंद्र जी रिफ्रेश कीजिए वीडियो, तो यहाँ से तो ठीक चल रही है वीडियो। हाँ, ऐसे लाइक एंड शेयर करते रहिएगा, एनर्जी को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, आज एनर्जी डाउन है। फटाफट से बताइए एक बार। आंसर होगा सी, स्टीरियोटाइपिंग ऑफ मस्कुलिन एंड फेमिनाइन रोल्स। जो स्त्री और पुरुष की भूमिकाएं हैं उनकी रूढ़िबद्धता, यानी कि उनको आपने ट्रेडिशनल रोल्स में डाल दिया कि लड़कियां तो बर्तन धोने में अच्छा काम करेंगी, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको तो लड़के संभालेंगे। तो ये क्या है? स्टीरियोटाइपिंग है, जेंडर बायसनेस है, डिस्क्रिमिनेशन है, ये भेदभाव है। ठीक है, क्योंकि यहाँ स्पेशली दिखाया गया है कि जनरली सामान्य तौर पर लड़के ऐसा ही करते हैं, दैट मीन्स ये रूल बना लिया उन्होंने, तो मतलब जेंडर बायसनेस है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, द वर्ड कंपलसरी इन द राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 2009 मीन्स। भाई राइट टू एजुकेशन जो है आरटीई एक्ट 2009, उसमें दो वर्ड्स हैं, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टिल द एज या बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 and 14 ईयर्स। तो इसमें फ्री एंड कंपलसरी के अंदर कंपलसरी का क्या मतलब है ये पूछा है, यानी अनिवार्य का क्या मतलब है। फ्री तो हम सब जानते हैं निःशुल्क, यानी कि बिना पैसे लिए आपको शिक्षा देनी है, लेकिन कंपलसरी का यानी अनिवार्य का मतलब क्या है। पहला ऑप्शन आपके सामने है, हाँ चांसेस हैं कैंसिल तो नहीं बट पोस्टपोन होने के। पेरेंट्स आर कंपल्सरीली फोर्स्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल टू अवॉइड प्यूनेटिव एक्शन, या फिर कंपल्सरी एजुकेशन विल बी इम्पार्टेड थ्रू कॉन्टिन्यूअस टेस्टिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट विल एंश्योर एडमिशन अटेंडेंस एंड कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स विल एंश्योर एडमिशन अटेंडेंस एंड कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ध्यान से आंसर कीजिएगा, इसमें गलतियां हो सकती हैं, और ये सभी टॉपिक्स पे मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, एक बार यूट्यूब पर सर्च करके और उनको देखिए एक बार। देखो अभी तो नहीं हुआ है पेपर कैंसिल मेरी नॉलेज के अनुसार, क्योंकि जो सीटेट की वेबसाइट है वो वर्क कर नहीं रही है, मैंने खोल के रखी हुई है साइड में, और दोपहर में तो कुछ था नहीं वहां, मैंने दोपहर में चेक किया था, मेरी जब क्लास थी 2 बजे, हाँ 2-3 बजे के बीच में मैंने चेक किया होगा, तब तक भी चीजें नहीं थी। बट हाँ वेबसाइट डाउन है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो अपडेट होगा, या तो पोस्टपोन करेंगे या तो एडमिट कार्ड निकालेंगे, दो ही चीजें हैं, उसमें से ज्यादा चांसेस हैं पोस्टपोन होने के, तो देखते हैं क्या होता है। शहनाज नाम ले लिया आपका, सुना दीजिए अपनी डॉटर को। सीडीबी प्लेलिस्ट यहीं अवेलेबल है। देखो आंसर क्या होगा, जो लोग सी आंसर कर रहे हैं वो कर रहे हैं गलतियां बहुत ही भयंकर तरीके से, क्योंकि उन्होंने डी ऑप्शन को पढ़ा नहीं। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है सारी जो एजुकेशन की है, एजुकेशन आपकी आर्टिकल 42 है, मैं खुद भूल गई हूँ, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं ना उसको, अमेंडमेंट एक्ट जो था 1976 का, ठीक, तो उसमें कॉन्करेंट लिस्ट में यानी समवर्ती सूची में आती है एजुकेशन। तो सिर्फ सेंट्रल का हक नहीं है, ना सिर्फ स्टेट का है, दोनों की जिम्मेदारी है एजुकेशन। तो जो भी एप्रोप्रिएट हो, जो भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो, जिस भी जगह की बात हो रही है, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो सेंट्रल हो, जहां पर भी संबंध में, जिस भी संबंध में ये बात हो रही है, आर्टिकल 45 नहीं 42 ही है, हाँ 42 ही है, और ये इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ये आया था 1976 में, इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए थे, जिसमें शिक्षा को समवर्ती सूची के अंडर शामिल किया गया था। ठीक है, खैर ये देखो कई लोग तो तुक्के लगाने में लगे हुए हैं अभी भी। ठीक, तो सिर्फ स्टेट या सिर्फ सेंटर नहीं लेगा, दोनों का अधिकार है इस पर रूल्स बनाने के लिए। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स विल एंश्योर एडमिशन अटेंडेंस एंड कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। कंपलसरी का मतलब है कंपलसरी, बिल्कुल करना है आपको, कोई इसमें वो नहीं है। अगर पेरेंट्स भी रोकते हैं बच्चे को जाने से स्कूल तो वो भी क्राइम कर रहे हैं। मतलब ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो एडमिशन को एंश्योर करे कि बच्चा, जिस बच्चे को बता दिया यार वो बच्चा है, वो उसको स्कूल में एडमिट नहीं कराया गया है, एडमिशन नहीं दिया गया है, तो आप जाएंगे घर से लेकर के आएंगे उसको। ठीक, दूसरा अटेंडेंस भी हो, मतलब वो आए भी रेगुलर बेसिस पर, और एलिमेंट्री एजुकेशन यानी 6 से 14 वर्ष की जो 8वीं तक की कक्षा है वो पूरी हो, इसलिए कंपलसरी इसको कहेंगे। ठीक है बात, तो ये एक बेसिक सी बात हुई, डी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज नॉट इन्वॉल्व इन लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग हम करते हैं, पाठ योजना बनाते हैं, आपने अपने बीएड में, अपने डीएलएड में, अपनी बीटीसी में, अपने डाइट में, अपनी ईटी में, अपने किसी ना किसी टीचिंग कोर्स में, चाहे आपने टेढ़े मेढ़े तरीके से किया हो, चाहे आपने डायरेक्ट रेगुलर किया हो, लेसन प्लानिंग की होगी। वो फाइल्स बना करती थी, मैंने तो ऐसे पूरी मूवीज देख डाली थी उस टाइम पे। सेकंड ईयर में तो स्पेशली, फर्स्ट ईयर में तो थोड़े सीरियस होते हैं ना, हम नए नए जाते हैं,
तो तब तो ज़्यादा सीरियस होते हैं। फिर तो ये जुगाड़ कर करके अपना चल रही है, लेसन प्लान की फाइल 150 लेसन एलपी बन रहे हैं, 120 और इतने ज़्यादा बनते थे, और आराम से साइड में लैपटॉप रख के मूवी चल रही है। तो मैं तो पता नहीं, मुझे लगता है कि मूवीज़ नहीं बची थी 2015 में मेरे पास, इतनी मूवीज़ देख ली थी मैंने लेसन प्लान बनाते बनाते। तो बताओ एक बार, कौन सा एक प्रिंसिपल जो है वो नहीं है हिस्सा किसका, लेसन प्लानिंग का। मतलब जब आप लेसन को प्लान कर रहे होंगे, लेसन प्लान करना हमारा धर्म है टीचर्स का, चाहे आपकी जीवन क्यों ना निकल गया हो। ये जो पूरी पीपीटी दिख रही है आपको, ये लेसन प्लानिंग का हिस्सा है ना, कि आज हम ये डिस्कस करेंगे, कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं वो भी, कि आपको किस तरीके से लेना है अपने लेसन को। ठीक है, आंसर कीजिए फटाफट से, कौन सी एक चीज लेसन प्लानिंग में इन्वॉल्व नहीं होगी, बताइए एक बार। बहुत बढ़िया शिवन्या, आंसर होगा रिजिडिटी। कभी भी हम रिजिड नहीं होते, है ना, एकदम डेड श्योर नहीं होते चीजों को, लोग ये कठोर नहीं होते, फ्लेक्सिबिलिटी होती है हमेशा, है ना, क्योंकि बच्चे हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि वो रोबोट्स हैं कि आपने जो लिख लिया उसमें कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये आंसर आएगा एक्सपेक्टेड, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक, क्लैरिटी हो ऑब्जेक्टिव्स की कि इस चैप्टर से क्या सीखेंगे। ठीक, नॉलेज ऑफ टीचिंग, भाई आप कैसे सिखाएंगे, किस मेथड का इस्तेमाल करेंगे, और बच्चों की प्यूपिल्स की जो नॉलेज है, भाई किस एज के बच्चे हैं, कौन से एग्जाम्पल्स उनको सूट करेंगे, इस तरीके की चीजें। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात है, क्लियर हो गई बात। हाँ वो भी हो जाएगा मृगांशी। कितनी चीजें हैं यार करने को, मुझे लगता है पता नहीं कितनी सारी चीजें हैं अभी तो करने को, है ना, मतलब क्या वो राइटिंग हो, चाहे वो मोटिवेशनल स्पीकिंग हो, चाहे वो आपका ये सोशल वर्क हो, विमेन एम्पावरमेंट हो, कितनी चीजें हैं करने को। लैब स्कूल्स एडवोकेटेड बाय जॉन डुई वर एग्जाम्पल्स। जॉन डुई ने लैब स्कूल्स को क्या किया, एडवोकेट किया, और ये कैसे स्कूल थे, कौन से स्कूल्स के एग्जाम्पल थे, फैक्ट्री स्कूल्स, प्रोग्रेसिव स्कूल्स, पब्लिक स्कूल्स या कॉमन स्कूल्स। फटाफट से आंसर कीजिए। अरे कोई बात नहीं प्रीति, जिसको जिस चीज में सुकून मिले कर लेने दीजिए, अगर किसी को डिसलाइक करके सुकून मिलता है तो लेट देम बी एट पीस, जो इम्पोर्टेंट है ना। आज जस्ट 12 क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े से डिटेल डिस्कशन है आज। बताइए एक बार, काजू आंसर कीजिए। काजू, प्रोग्रेसिव स्कूल्स, प्रगतिशील शिक्षा, जो ये बात करें कि जो एजुकेशन है वो डेमोक्रेटाइजेशन हो, सबको बोलने की आज़ादी हो, एक सोशल एक्टिविटी हो, ग्रुप्स में बच्चे सीखें, समाज के लिए सीखें, ऐसी एजुकेशन हो जो रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट जिसको किया जा सके, जो एजुकेशन फॉर लाइफ हो। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को भी इन्होंने उसकी वकालत की कि बच्चे को सेंटर में रख करके बनाइए जो एजुकेशन है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो, एक्टिविटी की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया जाए, इन सब चीज़ों के लिए। तो इनको लेबोरेटरी स्कूल्स या लैब स्कूल्स कहा गया, जिनको 20th सेंचुरी में खोला गया शिकागो में। जॉन डुई जो लर्निंग बाय डूइंग को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, और इनकी वाइफ ने, दोनों ने मिलकर के लैब स्कूल्स खोले। यूनिवर्सिटी एलिमेंट्री स्कूल्स भी कहा गया इनको, और प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात यहीं से आई है। अचीवमेंट मोटिवेशन क्या है, अचीवमेंट मोटिवेशन इज, उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या है, द टेंडेंसी टू परसिस्ट एट चैलेंजिंग टास्क, मतलब चुनौतीपूर्ण कार्यों में बने रहने की प्रवृत्ति, या फिर, बहुत बढ़िया शुभांगी आंसर कर दो आंसर, या फिर द टेंडेंसी टू अवॉइड फेलियर, विलिंगनेस टू एक्सेप्ट सक्सेस एंड फेलियर इक्वली, टेंडेंसी टू एक्ट इम्पल्सिवली। बताइए एक बार, पेपर पोस्टपोन होने के चांसेस हैं, देखो पता लग ही जाएगा 1-2 दिन में। मेरे को सीबीएसई ने स्पोक्स पर्सन है निर्धारित किया है। बताओ एक बार, आंसर करो फटाफट से। आंसर होगा टेंडेंसी टू परसिस्ट एट चैलेंजिंग टास्क। भाई अचीवमेंट मोटिवेशन, किसी चीज को अचीव करने की मोटिवेशन है, ये मान लो इसको तोड़ करके, अगर समझने के लिए याद रखना है तो, मतलब आप जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वो मांझी वाली बात याद कर लो, तो वो अचीवमेंट मोटिवेशन है ना, करके ही छोड़ेंगे, उससे पहले हटना नहीं है, चाहे वो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड हो जाएगा। ठीक है प्रियांशी, तो ये ए ऑप्शन यहाँ सही होगा। सिर्फ फेलियर को अवॉइड करना तो बहुत ही, मतलब ऐसी बात हो जाएगी कि बस किसी तरीके से रो पीट के 33% आ जाए। फिर है विलिंगनेस टू एक्सेप्ट सक्सेस एंड फेलियर इक्वली, तो ये एक अपने आप में ये अलग फिलॉसफी हो गई, ये अलग थॉट हो गया। बात हुई अचीवमेंट मोटिवेशन की। अचीवमेंट मोटिवेशन है कि आपको अचीव करके सुकून मिलेगा, या आप मोटिवेटेड हैं अपनी अचीवमेंट के लिए, जब तक आप अचीव नहीं करेंगे उस चीज पर टिके रहेंगे आप। ठीक है, तो आप परसिस्टेंट हैं, डिफिकल्ट टास्क पे भी आप, जब भी तो आपने गिव अप नहीं किया क्योंकि आपको कुछ अचीव करना था। ठीक, एक्ट इम्पल्सिवली, तो ये तो फिर ऐसा हो जाएगा कि आप
एनिमल बिहेवियर कर रहे हैं, मतलब आप इम्पल्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपनी। ठीक, मुझे लग रहा है ज्यादा एक्सप्लेनेशन दे रही हूं मैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, स्कूल बेस्ड असेसमेंट SBA, जिसकी बात CCE ने की, यानी कि बच्चों के पास ऑप्शन हो कि वो स्कूल में ही पेपर दे सकें या उनका आकलन जो है वो स्कूल में ही हो। ममता जी बहुत बढ़िया, आंसर कीजिए फटाफट से। बहुत बढ़िया, गुड मूवीज लिस्ट। कुछ भी देख लो, कुछ भी देख लो, सब। अब तो नहीं, मैं अब कहाँ फुर्सत, मतलब वो एक टाइम होता है, बट देख लेते हो। बताओ एक बार, इंग्लिश का करा देंगे कंटेंट, टेंशन क्यों लेते हो, पेपर का तो क्लियर हो जाने दो एक बार। आंसर क्या होगा? स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्या है? बच्चों को हेल्प करता है कि उनको डायग्नोस किया जाए, टाइम टाइम पे उनकी प्रॉब्लम्स का पता चले, डायग्नोसिस में गैप्स का पता लगता है कि बच्चे को प्रॉब्लम है कहाँ और उसको रेमेडी कैसे दी जाए आगे। तो गैप्स का पता लगेगा तो बेहतर हो पाएगी लर्निंग कि प्रॉब्लम कहाँ है। जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि प्रॉब्लम कहाँ है, आप क्यों फ्रस्ट्रेटेड हैं, क्यों परेशान हैं, तब तक आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो गैप का पता लगाना जरूरी है, जो कि यहाँ होगा विद्यालय आधारित आकलन में। जो बच्चा है वो फ्रस्ट्रेट नहीं होता, वो कंफर्टेबल रहता है क्योंकि उसी के टीचर्स हैं। ऐसा नहीं कि उसको किसी और स्कूल में जाकर के पेपर देने की आवश्यकता है या उसको बाहर से एग्जामिनर उसको चेक करने आ रहे हैं, तो उसके अंदर भय नहीं आएगा। और पूरे थ्रू आउट दैट पर्टिकुलर ईयर जो टीचर्स हैं स्कूल के वो उसको ऑलरेडी देख ही रहे हैं, असेस कर रहे हैं। तो एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होता है जहां बच्चे के गैप्स को पता लगा करके आगे आप उसको इम्प्रूव करा सकते हैं। ठीक है बात। होपफुली आपको ये जो सेशन है ऐसा नहीं है कि बच्चों को नॉन सीरियस बना देता है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है बोर्ड की, या अचीवमेंट में प्रॉब्लम करता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कहानियां हैं और कहानियां कहानियों में ही अच्छी लगती हैं। ठीक, तो ये कहानी है जो हमने आज खत्म की है। आउट ऑफ 12 आपने कितने तीर मारे, आई मीन कितना क्वेश्चंस आपके ठीक हुए, वो आप थोड़ा सा बताइएगा। और कहाँ आपको समस्या चल रही है। देखो कई लोगों की ये समस्या है कि मेरे साथ तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बट जब वो खुद करते हैं तो उनको प्रॉब्लम आती है। इसका सीधा सा एक ही मतलब है, या हद से हद दो मतलब है, कि आपने प्रैक्टिस में या तो कमी की है, या दूसरी बात ये है कि आपने जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आप पढ़ के उसकी भाषा नहीं समझ पाते, ऑप्शंस की आप भाषा नहीं समझ पाते। क्योंकि पेडागोजी में सारा खेल सेंस का है कि आप जो बात कही गई है उसको कैसे समझ पाए, तो आप कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते। उसके लिए आपको पहले सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के उसका मतलब जान लेना है, उन 4 ऑप्शंस को बाद में देखना है। हमारी टेंडेंसी क्या है, अच्छा ये है क्वेश्चन, इसका आंसर बस ये होगा, हम आंसर पे फोकस करते हैं, हम उसकी बात को समझने में फोकस नहीं कर रहे। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ के नहीं समझ पाएंगे तो कोई दुनिया में आपकी मदद नहीं कर पाएगा। इसलिए देखिए कि मैं किस तरीके से सॉल्व करती हूँ, उसका मीनिंग कैसे निकाला जा सकता है पेडागोजिकली, और कैसे फिर आप उसको ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तसल्ली से एक पेपर अच्छे से सॉल्व कीजिए, फिर एक फास्ट स्पीड से कीजिए। दोनों तरह की चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, समझ में भी वृद्धि होगी, और मतलब कैसा, मतलब जैसे दवाइयां नहीं देते ऐसी बातें कर रही हूं मैं। ठीक, चलिए फिर आज के लिए इतना ही।